हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, शायद आखिरी बार आपको सलामी देने के लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, जो कि है साइंस 1 के सब्जेक्ट के लिए। क्योंकि आपको पता है कि पिछले 2 दिन में यार लगातार आपके लिए हार्डवर्क किया और कम से कम 10 वीडियो आपके लिए हमने प्रोड्यूस किया हुआ है, जिसमें सारे के सारे IMP ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सारे के सारे IMP जो भी 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो रिसेंट में एक वीडियो गया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के बेस के क्वेश्चन जो अभी फिलहाल में गया हुआ था कुछ घंटों पहले, वो भी आप चेकआउट कर लेना अगर आपने नहीं किया होगा। इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट LMR रिवीजन जो सिर्फ चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 का लाइव रिवीजन हमने कराया था, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हमने आपको प्रोवाइड की और इसके साथ साथ सिर्फ इतने नहीं, 2 दिन में नहीं बल्कि पूरे साल भर आपके लिए हमने मेहनत किया और पूरे सब्जेक्ट को हमने आपको पढ़ाया हुआ। पूरे लेक्चर हमने कंप्लीट किए हैं, पूरे चैप्टर्स को आपको कंसेप्ट के तौर पे पढ़ाया हुआ है, ठीक है। बस एक थोड़ा सा यार दिक्कत मुझे आप लोग से ये लग रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ मुझे हुई जब ये मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारे बच्चों को पढ़ना चाहिए था वो पढ़ नहीं रहे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको लेक्चर वीडियोस देखना चाहिए था वो नहीं देख रहे। तो मैं अगेन आपको बोलूंगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया में जो चीज़ है पढ़ाई के हिसाब से अगर मैं बात करूं, वो है आपका कंसेप्ट। आपके मार्क्स वगैरह जो है वो कहीं ना कहीं लोग भूल जाते हैं, बाद में याद नहीं रखते, लेकिन आपका जो कंसेप्ट है, जो आपने नॉलेज लिया हुआ है, वो आपको हर एक स्टैंडर्ड के बाद आपको काम आएगा और आपको लाइफ में भी काम आएगा। तो ये चीज़ मैं आपको बोलूंगा अगेन। तो कीप वॉचिंग वीडियोस, कीप क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट। सारे वीडियोस अवेलेबल आप 2x की स्पीड पे देख सकते हो। आज भी बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है, जो भी रात का समय होगा इसमें आप यूटिलाइज कर सकते हो। सारे वीडियोस जो हमने 1 दिन 2 दिन में अपलोड किए उन सभी वीडियोस को 2x की स्पीड पे देख के सारे कंटेंट को कवर करने का बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। तो ये आखिरी सलामी स्वीकार करो, जो कि है साइंस 1 के सब्जेक्ट के लिए लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है MCQs। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका मानना यह था कि सर MCQs जो होते हैं ना वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, भाई कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमारे पास कुछ 100-120 के आसपास MCQs है जो कि क्वेश्चन बैंक का ही पार्ट है। अगर मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन बैंक का ही पार्ट है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही एक तरीके से बोल सकते हो। लेकिन अगेन मैंने बोला कि ये जो MCQs होते हैं वो कैसे भी आते हैं। आपको कोई फॉर्मूला पूछ देगा अचानक से, कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछ देगा अचानक से, कोई फंक्शनल ग्रुप पूछ देगा अचानक से, किसी का SI यूनिट पूछ लेगा, किसी का CGS यूनिट पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। और लास्ट ईयर के कोई जो पेपर मैंने देखे 3-4 ईयर, तो उसमें से एक के अलावा कोई और MCQs रिपीट नहीं हुए। तो यहां पे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको MCQs रिपीट होंगे, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये सारे MCQs को आप देख लो, सारे MCQs के बेस पे जो कॉन्सेप्ट है उसको सीख लो। कहीं ना कहीं इन कॉन्सेप्ट के बेस पे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आखिरी मुजरा स्वीकार करो आपका, मेरा, ठीक है, आपके लिए। और ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा, मेरा काम है, पिछले 5 साल से मेहनत करते आ रहा हूं, ठीक है। मुझे पता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं, ठीक है, बाकी का तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं और मैं चाहता हूं कि ये सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये कि आपके कोई अगर छोटे भाई बहन है, उनको शॉर्टकट के पीछे मत भागने बोलो, उनको बोलो मेहनत करो और सारे वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर करो ताकि वो काम आ जाए, ठीक है। ये मैं आपसे बोलूंगा। तो आपके छोटे भाई बहन जो 8वीं 9वीं में होंगे उनको जरूर से हमारे चैनल पर आके वीडियोस को देखने के लिए जरूर से मोटिवेट करना, ताकि यार वो लोग भी अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। कर दोगे इतना? चलिए शुरुआत करते हैं, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। वेयर इज माई मार्कर? ठीक है, मार्कर ही नहीं मिल रहा है दोस्तों। हाँ चलो, मिल गया मार्कर मार्कर मिल गया। अब शुरुआत करते हैं। तो मैं फटाफट से ये सारे MCQs को आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप देखोगे मैं ले लेता हूं कलर, रेड पेन ले लूं, ब्लू पेन ले लूं, बताओ क्या ले लेता हूं। चलो रेड पेन ले लेते हैं, ठीक है। रेड पेन ले लिया मैंने। अब क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब आपको भी पता है कि MCQs मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको सही जवाब जो है वो देना है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, क्वेश्चन है ए डैश इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या जरूरी है अगर आपको किसी भी चीज का स्पीड को चेंज करना है या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करना है। तो ऑप्शन है मेरे पास फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम, मोशन। तो भाई मोशन तो आएगा ही नहीं, सीधी सी बात है, आपको मोशन ही डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करने के लिए मोशन तो चाहिए। मोमेंटम एक अलग चीज है, दैट इज नथिंग बट आपका मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो ये तो आएगा नहीं। इनर्शिया एक अलग कंसेप्ट है, तो इनर्शिया में बोल नहीं सकता, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका फोर्स। तो ऑब्वियसली फोर्स ही एक ऐसा चीज है जिससे आप किसी भी चीज की स्पीड को, किसी भी चीज की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इज फोर्स। और आपको ये जो चीजें हैं अगर आपको थोड़ी सी क्लियर देखनी है तो जरूर से इसकी क्वालिटी को बढ़ा देना, 720p पे रखना, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी कैमरा हम यूज कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ये एक PDF है, तो PDF का जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है, 4K कैमरा उसको देख नहीं पाता। तो आप अपनी क्वालिटी 720p पे रख लेना और थोड़ा सा वीडियो को जूम भी कर सकते हैं जहां जहां अगर आपको कुछ ब्लर दिख रहा है या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ स्टार इज डैश। मतलब मुझे बताओ सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि जो प्लैनेट है,
ठीक है, इसका जो ऑर्बिट होता है वो स्टार के अराउंड कैसे घूमता है, तो आपको पता होगा कि कोई भी चीज जब स्टार के मतलब या फिर कोई प्लैनेट के अराउंड में घूमती है तो वो सर्कुलर नहीं घूमती है, वो एलिप्टिकल घूमती है। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सर्कुलर है, लीनियर है, टुवर्ड्स द फोकल पॉइंट और एलिप्टिकल है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो जाएगा कि कभी भी कोई भी जो प्लैनेट होता है उसका जो ऑर्बिट होता है कोई भी स्टार के अराउंड घूमने का, जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं तो सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते, वो एलिप्टिकल एलिप्स में घूमते हैं। तो याद रखना एलिप्टिकल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट। तो ये आपको पता ही है, ये क्या है, केप्लर्स लॉ है ये। ठीक है, ये आपका क्या है, केप्लर्स लॉ। तो द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन, यानी कि कहीं ना कहीं हमको पता है टी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, दैट इज टू द क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, क्यूब रूट आएगा। तो हमको पता है इसका आएगा आंसर क्यूब। ठीक है, क्यूब आएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पे आप क्या लिखोगे, क्यूब लिखोगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ऑफ दोज बॉडी एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। याद है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, क्या था डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कि द every other object, any object attracts every other object and the force is directly proportional to the क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि यहां पे आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्यों, तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा पहला वाला जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। तो इस तरीके से 4 एमसीक्यू अब तक हमने देख लिया। तो ऐसे लगभग 100-120 के आसपास एमसीक्यू हमने देखने हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी। चलिए करते हैं और एमसीक्यूज। चलो इसको ऊपर लेके चलते हैं, स्क्रॉल करेंगे। पांचवा, ठीक है, क्या बोल रहा है पांचवा एमसीक्यू, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। आपको पता था, मैंने जब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ पढ़ाया था आपको, तो उसमें कांस्टेंट निकल के आता है जो कि है कैपिटल जी, और कैपिटल जी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो दिख रहा है कहीं पे 6 है, 6.67 इंटू 10⁻11 दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर न्यूटन मीटर केजी। देखो ये सेम दिख रहा होगा, तो बहुत सारे बच्चे फास्ट में इसको टिक करके आ जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 9.6 है, इसको भी सिमिलर देखने में मिल रहा है, ये है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे यहां पे ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, 6 है, ये 9 है, तो भाई ये 9 है, ये भी 9 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन डी तो है ही नहीं। ठीक है, तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये या 6.67 इंटू 10⁻11, तो 10⁻11 नहीं है, 10⁻11 है, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर है। तो ऐसे वो लोग कुछ ऐसे वैल्यूज देते हैं जो कंफ्यूज करता है इंसान को, तो कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होना है कि नहीं बच्चा। चलिए नेक्स्ट है, द डैश फोर्स इज मच वीकर देन एनी अदर फोर्स इन द नेचर। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा फोर्स है जो बहुत ज्यादा वीक है, बताओ मुझे फटाफट से। तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, न्यूक्लियर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होता है, न्यूक्लियर फोर्स तो बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी काफी ज्यादा होता है। इसमें से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इन चारों में से सबसे वीक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। नेक्स्ट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, वो क्या होता है, हाईएस्ट एट पोल होता है, हाईएस्ट एट इक्वेटर होता है, सेम एवरीवेयर होता है, या फिर लोएस्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर एक अर्थ है हमारा, इसमें नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, अगर मैं बात करूं तो यहां पे पोल पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है जी की वैल्यू। तो मैं बोल सकता हूं कि द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हाईएस्ट होता है पोल के ऊपर सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज दैश एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या आएगा बताओ, 9.78 आएगा, 9.832 आएगा, 9.8 आएगा कि क्या आएगा, बताओ मुझे। तो इसका जो सही जवाब है वो याद रखना, इक्वेटर के ऊपर, याद रखना इक्वेटर के ऊपर जी का जो वैल्यू होता है वो 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, याद रहेगा, ये सब चीजें याद कर लो। और अगेन मैं बोल रहा हूं कि यार जरूरी नहीं है कि ये जो एमसीक्यूज मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्टली आ जाए, लेकिन ये जरूरी है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उन्हीं के बेस पे आएगा, कंसेप्ट के तौर पे आएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं। हर बार ऐसा हुआ है कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आईएमपी के तौर पे आपको जब दिए हैं ना, क्वेश्चंस बनते हैं। आपको हमेशा बोलता हूं बच्चे कि आप लोग खुद चेकआउट करो कि कितने क्वेश्चंस बने, और सिर्फ क्वेश्चंस की बात नहीं होती, बात होती है कंसेप्ट की, जो हमने आपको साल भर पढ़ाया है उसकी मैं बात कर रहा हूं, है कि नहीं बच्चा, क्लियर। चलो, तो यहां पे द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन डैश। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है, द फ्री फॉल एन ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन डैश। तो यहां पे अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट का जो फ्री फॉल है वो पॉसिबल कहां हो रहा है, एयर में हो रहा है कि वैक्यूम में हो रहा है कि कहां हो रहा है, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे हो रहा है, फिर नन ऑफ दिस। द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल कब पॉसिबल है, जब वहां पे वैक्यूम हो, यानी कि कोई ऐसा चीज ना हो जो उसको रोके। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज नियरली डैश ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्या बोल रहा है कि द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून, मून के ऊपर जो भी वेट रहेगा ऑब्जेक्ट का, उसका अर्थ के हिसाब से कितना होता है रेशियो। तो 1/6 है, 1/8 है, 1/2 है, 2/6 है। तो अगर हमने ये चैप्टर अगर आपको पढ़ाया हुआ है तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो आंसर आ जाएगा 1/6, यानी कि जो वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मून के ऊपर जो होता है वो हमारे अर्थ के 6 गुना कम होता है, यानी 1/6 विल बी आंसर। याद रखना, द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून इज नियरली 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। यानी कि अगर मान लो कि मेरा वजन यहां पे 60 किलो है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा 10 किलो, यानी 1/6 से उसको मल्टीप्लाई किया तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 60 इज 10, तो 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर, ये एमसीक्यूज क्लियर हो गए, आगे बढ़ जाते हैं। चलो और क्वेश्चन है यहां पे 11th क्वेश्चन, यहां पे ध्यान देना। क्या बोल रहा है कि अ पर्सन वेइज 60 न्यूटन ऑन अर्थ, हिज वेट ऑन द मून विल बी डैश। क्या बोल रहा है कि अ पर्सन का वेट है 60 न्यूटन अर्थ के ऊपर, पर्सन का वेट कितना है अर्थ के ऊपर 60 न्यूटन है, मून के ऊपर कितना हो जाएगा। तो यहां पे सीधी बात है, अर्थ के ऊपर 60 है, मून के ऊपर करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1/6 कर दो तो 10 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब आ जाएगा 10 न्यूटन। खत्म कहानी। इतना इजी, आप ही बताओ मुझे कमेंट करके। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये था हमारा आंसर, उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है, डॉबेराइनर लेट डाउन द डैश रूल। डॉबेराइनर ने कौन सा रूल बताया था। ठीक है, यहां पे देखो डॉबेराइनर ने कौन सा रूल बताया था। तो पीरियोडिक है, मॉडर्न पीरियोडिक है, यहां पे ये एक स्पेलिंग इन्होंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे ट्रिक्टावेसेड लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअली ट्रायड। ठीक है, ये ऑप्शन में आएगा ट्रायड, और एक है ऑक्टेव। तो आपको पता ही है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मुजली ने बनाया था, पीरियोडिक जो टेबल शुरू किया था वो मेंडेलीव ने किया था, ऑक्टेव्स न्यूलैंड ने बनाया था, तो बचा है ट्राइड। तो डॉबेराइनर ने क्या बनाया था, ट्रायड रूल बनाया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रायड। नेक्स्ट, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इज एप्लीकेबल अप टू डैश। तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसको याद रखना एज ए लिमिटेशन कि न्यूलैंड जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो अप टू कैल्शियम तक ही सीमित है, कैल्शियम तक ही वो सीमित है कि नहीं बच्चा। क्लियर है। नेक्स्ट, x and y are two elements having similar properties which obey Newland's law of octaves। तो x और y जो है ये ऐसे दो एलिमेंट्स है जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फॉलो करते हैं। एंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन बिटवीन x एंड y रिस्पेक्टिवली आर डैश। तो यहां पे x एंड y जो सिमिलर प्रॉपर्टी कैरी करते हैं, ठीक है, वो क्या आएगा इसका आंसर। तो यहां पे आएगा कि जो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर एलिमेंट्स के x और y के हो सकते हैं वो हो सकते हैं 6 एंड 13। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ मेंडेलीव डैश एलिमेंट्स वेयर नोन। तुम जब मेंडेलीव टाइम था, जब मेंडेलीव भाई साहब थे यहां पे, तो उस टाइम पे तब तक मैंने आपको पढ़ाया, अगर होगा उड़ान बैच में ही पढ़ाया था, तब तक सिर्फ 63 एलिमेंट्स वेयर नोन, और उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स आए जिसमें कहां पे कौन सा रखना है उसकी वजह से क्या हो गया था, कंफ्यूजन एम्बिग्यूटी क्रिएट हो चुका था। ठीक है, इसको करते हैं बाजू में। चलो ठीक है, एट द टाइम ऑफ मेंडेलीव, ठीक है, क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ मेंडेलीव डैश एलिमेंट्स वेयर नोन। हाँ, ये तो बता दिया ऑलरेडी। इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल इका सिलिकॉन। ठीक है, यहां पे ध्यान में रखना कि यहां पे जब मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल था तो इका सिलिकॉन जो था उसको नाम चेंज करके क्या रखा गया था। तो उस टाइम पे सिर्फ इका सिलिकॉन नाम था, लेकिन बाद में बहुत सारे जब एलिमेंट्स और डिस्कवर हो रहे थे उस टाइम पे इका सिलिकॉन का नाम चेंज करके उन्होंने रख दिया था बच्चा जर्मेनियम। याद रखना, इट इज वन ऑफ द सेमीकंडक्टर। इका सिलिकॉन को जर्मेनियम बोलते हैं, याद रहेगा, इका सिलिकॉन को क्या बोलते हैं, जर्मेनियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पीरियड्स आर कितना। तो यहां पे पूछा है कि कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ पीरियड होते हैं। तो मैंने ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, रिसेंट में भी जब इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाया था उसमें भी पढ़ाया हुआ है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो हमेशा याद रखना, कॉलम्स मतलब सीधे लाइन, मतलब कितने ग्रुप्स होते हैं, टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, यानी 18 कॉलम होते हैं, पीरियड 7 होते हैं, तो 18 और 7 आ जाएगा। तो दिस विल बी माय आंसर, 18 और 7। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डैश इज द आउटर मोस्ट शेल फॉर एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2। क्या बोल रहा है कि डैश इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एलिमेंट फॉर पीरियड 2। यहां पे सबसे जो आउटर मोस्ट शेल आएगा वो क्या आएगा। तो यहां पे अगर आप ध्यान दो, ठीक है, सबसे पहले अगर कोई मैं पीरियड नंबर 2 की बात करूं, मतलब ये आपका हाइड्रोजन हीलियम था, ठीक है, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, अगर मैं इसमें से, ये आपका पीरियड नंबर 2 हुआ, बराबर, इसमें से कोई भी एलिमेंट को ले लूं, लेट सपोज मैं लिथियम लेता हूं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, एटॉमिक नंबर 3 होता है, ठीक है, तो 2,1 हो जाएगा। मतलब इसका जो शेल आया, ये आया K और L शेल, मतलब सभी के लास्ट में L शेल आएगा डेफिनेटली। आप बेरिलियम भी ले लो तो 2,2, उसके बाद बोरॉन ले लो 2,3, कार्बन ले लो 2,4, यानी सबके लास्ट में K और L शेल ही आएगा। तो लास्ट शेल क्या है उसका, आउटर मोस्ट शेल क्या है, L शेल है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, द ग्रुप्स 1 एंड 2 कंस्टिट्यूट द डैश ब्लॉक। ग्रुप 1 एंड 2 जो है वो कौन सा ब्लॉक कैरी करता है। तो आपको मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल में जो पहला 1 और 2 वाला जो ग्रुप है वो आपका कौन सा ब्लॉक है, पहला ब्लॉक जो कि एस ब्लॉक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक। ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट,
विच पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, मतलब कौन सा पेयर है ऐसा एटॉमिक नंबर का जो सेम ग्रुप में आ रहा था, ठीक है, जो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, याद करो इसको, ठीक है, याद करो। तो ये 11 और 19 जो है, यानी सोडियम और पोटेशियम जो है उसको एक ही ग्रुप में रख सकते थे, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है सेम ग्रुप का, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम एक ही ग्रुप में आते हैं, जो कि आते हैं ग्रुप नंबर 1 में, अल्कली मेटल के ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली, इन चारों में से कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो आराम से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है? मैग्नीशियम आएगा कि सोडियम आएगा कि एल्यूमिनियम आएगा कि क्या आएगा? फटाफट से बता दो, बता दो क्या आएगा, फटाफट से बता दो। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो आएगा सोडियम, ठीक है, यहां पे आएगा सोडियम, जो कि सोडियम के पास क्या होता है 2,8,1 होता है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन ही है उसके पास, तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन को वो आराम से लूज कर सकता है, सो दैट उसका जो आउटर मोस्ट शेल है यानी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो सके। तो ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, कंसेप्ट पूरा आपको काम आ जाएगा। तो ये था हमारा 21वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 22 वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है 22 क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोल रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एलिमेंट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सबसे बड़ा एलिमेंट है? लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम और कैल्शियम है। तो यहां पे अगर आप देखोगे 22 जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहां पे, तो उसमें से सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, ठीक है, तो वो है आपका पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम जो है वो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, जो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है उसके हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो यहां पे है सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इसमें आपका एटॉमिक नंबर के हिसाब से, मेटालिक कैरेक्टर के हिसाब से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, ठीक है, फटाफट से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो सबसे बड़ा यहां पे जो मेटालिक कैरेक्टर है, मतलब सबसे अच्छा मेटल अगर मैं बात करूं तो वो तो सोडियम, जो आराम से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, और फिर ये तो नॉन मेटल हो गया ना, सिलिकॉन इज मेटलॉइड एंड क्लोरीन इज नॉन मेटल, तो ये मेटल, उससे बड़ा ये रिएक्टिविटी, उसके बाद ये रिएक्टिविटी, फिर ये, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी मेरा रिएक्टिविटी सीरीज मेटालिक कैरेक्टर के हिसाब से मैं लिख सकता हूं यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब इसमें से कैसा ऐसा क्या चीज है जब हम लोग ग्रुप से ऊपर से नीचे जब आएंगे तो यहां पे वो इंक्रीज नहीं होता है। तो 4 ऑप्शन है, एटॉमिक रेडियस है, मेटालिक कैरेक्टर है, वैलेंसी है कि क्या है? तो सबसे पहली बात भाई, जब आप ऊपर से नीचे जब आ रहे हो तो क्या ऐसा चीज है जो कि हो रहा है इंक्रीज नहीं हो रहा है? तो आप ऊपर से नीचे आओ, जैसे मान लो कि आपने हाइड्रोजन रखा है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे लिथियम है, ठीक है, उसके बाद आएगा सोडियम आता है, तो इसमें क्या इंक्रीज नहीं हो रहा है? ये हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, लिथियम की वैलेंसी भी 1 होती है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, और इसके नीचे जितने भी एलिमेंट आएंगे ग्रुप नंबर 1 के अंदर, उनमें सारे के वैलेंसी 1 होती है, ठीक है, मैंने पढ़ाया था ग्रुप नंबर 1 में सारे के सारे एलिमेंट्स के वैलेंसी 1, ग्रुप नंबर 2 में सारे वैलेंसी 2, ग्रुप नंबर 3 में वैलेंसी 3, इस प्रकार से। तो जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो ऐसा क्या है वो चेंज नहीं हुआ, जो कि है वैलेंसी। तो ऑप्शन में वैलेंसी है क्या? बिल्कुल है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो वैलेंसी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑन मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ एटम क्या? तो जब हम लेफ्ट से लेकर राइट तक जाते हैं तो साइज ऑफ एटम क्या होता है? तो अगर यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो एटम का जो साइज है वो क्या होता है बच्चा? डिक्रीज होता है, ठीक है। सीधी सी बात है कि जब आप लेफ्ट से लेकर राइट जाओ, जैसे मान लो यहां पे है सोडियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, ठीक है, तो सोडियम का है 2,8,1, मैग्नीशियम का है 2,8,2, एल्यूमिनियम का है 2,8,3। एटॉम इसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें क्या बोल रहा है, जब लेफ्ट से राइट गए तो साइज क्या होना चाहिए? एटम का डिक्रीज होना चाहिए, जैसे मैंने बोला। अब साइज डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है तो ऑब्वियसली जो उनके बीच का जो साइज रहेगा, मतलब रेडियस का जो साइज रहेगा वो क्या हो जाएगा? घटते जाएगा। तो ऑब्वियसली जब हम साइज ऑफ एटम की बात कर रहे हैं और लेफ्ट से राइट जब चल रहे हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, और इसके ऊपर एक गिव रीजन है, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है वो सब चीजें चैप्टर में, तो वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो है वो करेक्ट है? तो 18 हॉरिजॉन्टल रो आर नोन एज पीरियड, रो को पीरियड नहीं बोलते हैं। 7 वर्टिकल कॉलम आर नोन एज पीरियड, वर्टिकल कॉलम को पीरियड नहीं बोलते हैं। 18 वर्टिकल कॉलम आर नोन एज ग्रुप, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 18 वर्टिकल कॉलम को ही क्या बोलते हैं बच्चा? ग्रुप बोला जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी माय करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है बच्चा? बस यही सब चीजें हैं जो आपको पढ़नी है और कुछ नहीं, बहुत ईजी है। चलो आगे बढ़ जाते हैं फास्ट। 27th क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है कि द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज डैश एलिमेंट। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है डी ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन, और अगर एफ ब्लॉक का पूछेगा तो इनर ट्रांजिशन, याद रखना। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स डैश। एटम का साइज किससे पता चलेगा भाई? सीधी सी बात है, 3-4 ऑप्शन है, एटॉमिक नंबर है,
कि रेडियस है, क्या आएगा बताओ। तो सबसे पहली बात, कोई भी एटम का साइज उसका एटॉमिक रेडियस से पता चलता है, तो ये रहा उसका आंसर, एटॉमिक रेडियस, याद रखना। डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल, यानी कोई भी शेल का न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है। तो यहां पे हमारे पास कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। एटॉमिक रेडियस होता है कि एटॉमिक डायामीटर होता है कि क्या होता है। तो सीधी सी बात है भाई, जैसे मैंने बोला एक सर्कल का भी सेंटर पॉइंट से यहां तक रेडियस माना जाता है, उसी प्रकार न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो वैल्यू होता है वो होता है उसका एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट डैश। ठीक है, यहां पे क्या पूछा, एटॉमिक रेडियस जो है वो कौन से यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। तो नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में या मिलीमीटर में। तो ऑप्शन नंबर 30 का आंसर जो है वो क्या आएगा बताओ मुझे। तो सीधी बात है, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो ये 10⁻⁻12 वाला यूनिट होता है जो आपका एटॉमिक रेडियस होता है। तो 10⁻12 क्या होता है, ये 10⁻9 होता है नैनोमीटर, ये 10⁻3 होता है, नहीं 10⁻6 होता है, ये 10⁻3 होता है, और ये है 10⁻12 यानी पिकोमीटर होता है। तो ऑब्वियसली याद रखना है कि जो एटॉमिक रेडियस होता है वो पिकोमीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके यूनिट है पिकोमीटर, याद रखना। नेक्स्ट, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म कैटायन इज द डैश कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट। तो जो एलिमेंट का टेंडेंसी होता है कैटायन फॉर्म करने का, वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, कैटायन कब बनेगा, जब वो मेटल कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक दिखाया। ठीक है, याद रखना, कैटायन पॉजिटिव। ओके, डैश इज इन लिक्विड फॉर्म इन द हैलोजन फैमिली। ये हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें से कौन सा ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो आपको बताना है। ठीक है, फटाफट से, कौन सा ऐसा होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो अगर आप देखोगे क्लोरीन जो होता है ये भी लिक्विड में होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं गैसेस फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। फ्लोरीन का भी वही सीन है। आयोडीन भी होता है लिक्विड फॉर्म में, एज वेल एज आप इसको अलग सॉलिड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्रोमीन हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका यूज इंडस्ट्रीज में भी होता है, याद रखना। While going from the top to bottom, टॉप से लेके बॉटम में एक ग्रुप में आ रहा हूं, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस ऑब्वियसली क्या हो जाएगा दोस्तों, बताओ फटाफट से, इंक्रीज हो जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, इसके पीछे गिव रीजन भी था, वो भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। क्लियर, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म एन आयन। ठीक है, क्या बोल रहा है, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म एन आयन इज द डैश कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा कि एनायन फॉर्म करने का जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगा। एनायन मतलब क्या होता है, जैसे यहां पे मैंने बताया कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो वो मेटालिक कैरेक्टर होता है। वैसे अनायन रहेगा तो वो क्या रहेगा दोस्तों, नॉन मेटालिक कैरेक्टर रहेगा, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, जो कि हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35। फटाफट से यहां पे ध्यान देना। यहां पे अगर आप ध्यान दोगे यहां पे कि द एलिमेंट्स फ्रॉम द जीरो ग्रुप आर कॉल्ड डैश। एलिमेंट्स जो है जीरो ग्रुप फॉर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल ग्रुप नंबर 1 को बोला जाता है, अल्कलीन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2 को बोला जाता है, हेलोजन ग्रुप नंबर 17 को बोला जाता है, और नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस ग्रुप नंबर 18 को बोला जाता है। ठीक है, जीरो ग्रुप को ये बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर। नेक्स्ट है राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन इन ब्रीफ बाय यूजिंग ए केमिकल फॉर्मूले इज कॉल्ड डैश। अब यहां पे अगर मैं केमिकल रिएक्शन की जब बात कर रहा हूं, ठीक है ध्यान देना, अगर मैं केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो यहां पे केमिकल को लिखने का, केमिकल रिएक्शन को लिखने का केमिकल फॉर्मूले में उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हेन द पॉजिटिव चार्ज ऑन आयन इंक्रीजेस और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है आयन पे, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, नेगेटिव चार्ज कम होता है। नेक्स्ट, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। अगर कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन में जिसमें 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं सिंगल रिएक्टेंट से, तो वो क्या हो रहा है, 1 से 2 बन रहा है, 1 से 2 बन रहा है, कंबाइन हुआ क्या, नहीं, उसका उल्टा, दैट इज डिकम्पोजिशन। तो आपका जो 38 ऑप्शन मतलब 38वां क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि 2 अलग अलग एलिमेंट मिलकर एक एलिमेंट बनता है, तो कॉम्बिनेशन होता है। डिस्प्लेसमेंट तो मैंने बताई है, एक का जगह अगर दूसरे एलिमेंट ने ले लिया तो डिस्प्लेसमेंट, अगर 2 का जगह दो अलग अलग एलिमेंट ने ले लिया तो डबल डिस्प्लेसमेंट। ये ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। नेक्स्ट, इन द केमिकल इक्वेशन द डैश आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा रहता है, प्रोडक्ट लिखा रहता है कि रिएक्टेंट की एलिमेंट या फिर कैटालिस्ट। तो रिएक्टेंट जो होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लिखा होता है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं 40, एग्जाम्पल नंबर 40। अभी देखो लगभग हम लोग 40% के कगार पे आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे और एग्जाम्पल देखना है, तो आप लोग इस वीडियो को छोड़ोगे नहीं ताकि यार आपका एमसीक्यू सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, ध्यान देना। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट is added into the aqueous solution of BaCl2 barium chloride. This is the example of dash reaction। मतलब जो आपका जो 40th क्वेश्चन है ये कौन सा एग्जांपल है, तो यहां पे क्या होता है कि जिंक सल्फेट जो होता है, aqueous solution of जिंक सल्फेट अगर ऐड हो रहा है BaCl2 से, तो इसका रिएक्शन क्या होता है, अगर आप देखोगे तो ये क्या बनाता है, ये आपका बेरियम सल्फेट बनाता है। ठीक है, अगर इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बैलेंस देखोगे तो बैलेंस के लिए कुछ और बन जाएगा, यहां पे 2 लेना पड़ेगा एंड ऑल। ठीक है, और यहां पे बना देगा वो ZnCl2।
ठीक है, मतलब बेरियम ने सल्फेट के साथ गया, ZnCl के साथ गया, मतलब दोनों ने अपना अपना पोजीशन को चेंज किया, मतलब यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन 2 बार हो रहा है, इसके लिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। पावर का यूनिट मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था, पावर जो होता है हमेशा वॉट में होता है, ठीक है, तो द इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर हैव द पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखना, जो लाइव वायर होता है जिसमें करंट पास होता है और एक न्यूट्रल वायर साथ में लगा होता है ना, दो स्विच होते हैं ना, एक लाइव होता है एक न्यूट्रल होता है, तो दोनों मिला के अगर आप देखोगे तो वो आपका 220 वोल्ट का सप्लाई क्रिएट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट है इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब कॉइल ऑफ डैश मेटल इज यूज। इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन कॉइल यूज किया जाता है, आपको पता ही है चीज। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल स्पेसिफाई द यूजेस इन किलोवाट। याद रखना, इलेक्ट्रिक बिल जो होता है इसमें जो आपका वैल्यू आता है वो हमेशा किस में आता है, किलोवाट में आता है, ठीक है, याद रखना। हाँ सॉरी, किलोवाट आवर में आता है, देखना, हाँ एक गड़बड़ हो गया, किलोवाट आवर में आता है, यहाँ पे किलोवाट आवर नहीं दिया, अगर मेरे को लगा ये आवर दिया हुआ है, किलोवाट आवर होता तो डायरेक्ट लिख देते, लेकिन किलोवाट आवर नहीं दिया है, किलोवाट दिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा किलोवाट आवर को हम लोग एक यूनिट भी बोलते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनिट। किलोवाट आवर का मतलब यूनिट होता है ना, 1 यूनिट जो आपका लाइट बिल में 1 यूनिट जो होता है ना, जो मीटर में आता है वो होता है 1 किलोवाट आवर, ठीक है, किलोवाट रेटिंग होता है, किलोवाट आवर रेटिंग होता है, तो यूनिट आएगा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45, क्वेश्चन नंबर 45, चल ध्यान देना, क्या बोल रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज डैश हर्ट्ज। इसमें एसी जो होता है दैट इज अल्टरनेट करंट की अगर मैं बात करूं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है हमेशा याद रखना दैट इज 50 हर्ट्ज होती है, याद रखना, ठीक है। These days when current in the circuit suddenly increases dash switch are used। मतलब बताओ अभी इसमें चारों में से आपने किसका नाम सुना है, एमसीबी का, दैट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है, मास्टर सर्किट ब्रेकर भी बोलते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, ठीक है, तो एमसीबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ कॉइल ऑफ अलॉय डैश इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक हीटर कुकर। तो आपको पता है, मैंने जब चैप्टर नंबर 4 आपको पढ़ाया था, तो इलेक्ट्रिक हीटर कुकर जो होता है ये एक रजिस्टर के जैसा काम करता है, ऐसा क्या चीज होता है उसमें, नाइक्रोम यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द राइट हैंड थंब रूल इज ऑल्सो कॉल्ड। राइट हैंड थंब रूल को क्या बोलते हैं, अगर आपको याद होगा, ये हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, तो इसको बोलते हैं मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू मेथड आप बोल सकते हो, रूल बोल सकते हो, ठीक है। डैश इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। इसमें से इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट क्या यूज होता है, तो अगर आप देखोगे थर्मामीटर तो भाई टेम्परेचर मेजर करता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट करता है, मतलब ये करेक्ट आंसर है। वोल्ट मीटर करता है, इलेक्ट्रिक मीटर का अलग ही काम है, तो आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड द रूल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये सभी लोग जानते हैं, माइकल फैराडे इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जब भी बात आएगी, माइकल फैराडे का नाम हमेशा ऐसा गूंजता रहेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो हीटिंग के दौरान कॉन्ट्रैक्ट होता है, ल्यूकवार्म वाटर होता है कि आयरन होता है, आइस होता है कि मर्क्यूरी होता है, तो बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 51 है इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आइस, क्योंकि आइस को जब आप हीट करते हो तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, जब भी आप इसको हीट करोगे तो पिघलना चाहिए था, लेकिन इसमें लगता है एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, तो इंस्टीड ऑफ हीटिंग और मेल्टिंग ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपांशन के बदले कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो आइस विल बी माय करेक्ट आंसर, और वाटर भी होता तो भी आप लिख सकते थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, 52 क्वेश्चन, ध्यान देना, क्या बोल रहा है, इफ प्रेशर इंक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस डैश। अगर प्रेशर को आप इंक्रीज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट डज नॉट चेंज होगा, ठीक है, या तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे फटाफट से। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि जब प्रेशर इंक्रीज करते हो तो प्रेशर इंक्रीज करने से जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका डिक्रीज होगा, याद रखना। नेक्स्ट, द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड बाय। जो वेपर कंटेंट होता है ना, हमने ये चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा हुआ है, हीट वाले चैप्टर में, तो अगर आपको याद होगा तो जो वेपर कंटेंट होता है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, वो होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ाया था, उसमें भी था। ह्यूमिड एंड ड्राई नेचर ऑफ एयर डिपेंड्स अपॉन द डैश। मतलब हवा जो है वो ह्यूमिड है या फिर ड्राई है, ठीक है, तो उसमें क्या फैक्टर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ वेपर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ वेपर टू मेक द एयर सैचुरेटेड ये भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर भी जरूरी है, वॉल्यूम ऑफ एयर। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो अगर आप देखोगे तो चारों के चारों इसका सही जवाब होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 54 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा बच्चा, वो मेरे हिसाब से हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। अगर इसमें ऑप्शन दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से सभी चीज जरूरी है, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेपर्स इन एयर कंडेंस टू फॉर्म डैश, ठीक है, वेपर्स इन एयर क्या बनाते हैं, अगर हवा में वेपर जो है कंडेंस होता है तो वो फॉग भी बना सकता है, स्नोफॉल भी बना सकता है, रेनफॉल भी बना सकता है, बी एंड सी, मतलब इसका आंसर भी ऑल ऑफ द एबव भी आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट है, when the temperature of water decreases below 4 डिग्री its volume क्या, तो ये हमने पढ़ा है एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर में, ठीक है, जब भी टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीज होता है 4 डिग्री के नीचे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये उसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है
है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रीजन विथ ए कोल्ड क्लाइमेट द एक्वेटिक एनिमल्स कैन सर्वाइव एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों सर्वाइव करते हैं? क्योंकि आइस फ्लोट करता है जो कि इंसुलेटर जैसा काम करता है, ठीक है। द हीट फ्रॉम वाटर कैन नॉट ट्रांसफर टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। एनोमलस बिहेवियर, ये तो आएगा ही, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट देखेंगे। चलो क्या बोल रहा है और क्वेश्चन कि फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो द स्पेसिफिक हीट ऑफ डैश इज मैक्सिमम। इन चारों में से सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसका है? कॉपर का है, सिल्वर का है, आयरन का है कि किसका है? तो भाई सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट आयरन का होता है। हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, एक वैक्स का लेयर था, याद होगा आप लोग को, इसमें 3 बॉल डालते हैं, आयरन बॉल डालते हैं, ठीक है ना, याद है कि नहीं वो चीजें। तो आयरन बॉल डालते हैं, लीड डालते हैं और एक ये डालते हैं, तो सबसे ज्यादा नीचे तक कौन गया था? आयरन बॉल, मतलब सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी किसका है? आयरन का है। नेक्स्ट है आइस बॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द श्रेडेड आइस, अगेन दिस इज द एग्जांपल ऑफ, ये पढ़ा था, आइस वापस से बन सकता है रेगुलेशन प्रॉपर्टी से, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट जो था उसका जो एसआई यूनिट था, हमने पढ़ा हुआ है बच्चा ये सब चीज, दैट इज जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद है कि नहीं, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस इसका एसआई यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश apparatus इज यूज्ड टू स्टडी द एनोमलस बिहेवियर, सभी लोग जानते हैं होप्स apparatus का इस्तेमाल करते हैं एनोमलस बिहेवियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज हीट इज नेसेसरी टू रेज 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 टू 15.5, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा कि कितना हीट चाहिए रेज करने के लिए एक वाटर को, एक इस चीज को, तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 4180 जूल। इसका आप कैलकुलेशन कर सकते हो ना, 1 kg ऑफ वाटर है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस 1 है, ठीक है, ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। डैश हीट इज नेसेसरी, ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर आपका 1 है, ठीक है, तो 1 आएगा, क्या आएगा 1 किलो जूल, ठीक है, याद रखना 1 किलो जूल, तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है, 1 किलो जूल विल बी माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन यहां पे, ड्यू टू डैश पेंसिल लुक्स बेंट इन वाटर। भाई सीधी सी बात है, इसमें क्या हो रहा है, ये क्या आ रहा है, बताओ मुझे क्या आ रहा है, रेयर से डेंसर मीडियम, ठीक है, देख रहे हो यहां पे, तो इसमें किस वजह से पेंसिल ऐसा दिख रहा है, क्या फंडा है इसमें, तो अगर आप देखोगे तो इसमें होता है रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन, क्या हो रहा है भाई, ये हो रहा है भाई रिफ्रैक्शन, देखो ये ऐसे सीधा जाना चाहिए था लेकिन ये ऐसा दिख रहा है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिनन है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट चलते हैं 64th क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग डायग्राम एंगल आई, क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है हमें, एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया हुआ है, एंगल ई हमें पूछा हुआ है, तो यहां पे एंगल आई अगर 40 है तो ऑब्वियसली जो एंगल ई जो रहेगा ये भी 40 रहेगा, सेम होता है, दैट इज 40। A ray of light strikes the glass slab at angle 40 degree with the surface of slab, the angle of incident will be dash, ठीक है। तो अगर 40 डिग्री पे ग्लास स्लैब स्ट्राइक हो रहा है, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, तो अगर आप देखोगे तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज 90 माइनस 40 दैट विल बी इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है, तो आपका आंसर है 50 डिग्री यहां पे, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा दैट इज 65 का, कि एक रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब पे एंगल पे स्ट्राइक हो रहा है 40 डिग्री से, तो हमारा एंगल ऑफ जो इंसिडेंस हो जाएगा, ठीक है ना, एंगल आई जो रहेगा दैट इज नथिंग बट 90 माइनस 40 डिग्री जो आपका है, तो 90 माइनस 40 50 होता है, तो दिस विल बी माय करेक्ट आंसर, ठीक है। देखते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, इसको लिखते भी जाओ, मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है कि वी सी द सन इवन आफ्टर इट गोज बिलो द होराइजन, बिकॉज हम सन को देखते हैं, क्योंकि अगर सन को हम लोग देख रहे हैं इवन अगर वो हॉरिजॉन के नीचे है, तो क्यों ऐसा होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वजह से होता है, डिफ्रैक्शन के वजह से होता है, क्यों होता है, तो बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो ये हमारा सही जवाब आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, है कि नहीं, फटाफट से कॉमेंट करके बताओ। नेक्स्ट, डैश दिस इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट होता ही नहीं है भाई, ठीक है, याद रखना। डैश इज इक्वल टू दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर होता है, कहां गया भाई, साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, याद रखना, हमेशा याद रखना कि जो आपका यूनिट होता है वो होता है साइन आई बाई साइन आर, इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा नहीं है मुझे, पूरा मिस्टेक है, तो ये उल्टा कर दो इसको, साइन आई बाई साइन आर कर दो, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड टू ऐड सिग्नल फॉर सेफ्टी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम दिस वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज डैश, हमेशा याद रखना कि जो रेड लाइट होता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो 700 नैनोमीटर होता है, याद रहेगा क्या। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 2/3, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो बस इसका उल्टा कर दो, तो 2/3 का क्या हो जाएगा, वो 3/2 हो जाएगा, खत्म कहानी,
ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर व्हाइल पासिंग थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं भाई? डिस्पर्शन बोलते हैं। करेक्ट है, ये आपको पता ही है कि अभी अभी हमने इसको आपको सिखाया था पिछले ही वीडियो में। ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट में ही आपका लाइट सेपरेशन होता है। विबग्योर मैंने बताया था। लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, दिस इज कॉल्ड व्हाट इज द थिंग? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पढ़ा हुआ यार ये सब चीज, ठीक है ना। लाइट डायरेक्शन जब अपना चेंज करता है तो रिफ्रैक्शन की वजह से ही चेंज करता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं। अ रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड ट्वाइस व्हाइल एंटरिंग द लेंस, भाई लेंस के दौरान वो ट्वाइस होता है। ठीक है, द पॉइंट इनसाइड द लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच द लाइट रे पासेस थ्रू विदाउट चेंजिंग देयर पार्ट इज कॉल्ड क्या? तो पॉइंट जो है इनसाइड लेंस के अंदर, यहां पे उस चीज को हम लोग, जब लाइट रे पास होता है विदाउट चेंजिंग देयर पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको देख लो, अच्छे से समझ लो। ठीक है, आगे बढ़े चलो। और क्या है? वर्चुअल इमेज। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। हाँ, वर्चुअल इमेज वाला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा है? देखो ध्यान से देखना बच्चा। एनर्जी लो मेरी हो सकती है क्योंकि मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं, आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको तो एग्जाम देना है कल के दिन जाके। ठीक है ना बच्चा? और सुबह सुबह आ जाना सब लोग, पता है ना, सुबह सुबह लाइव रिवीजन हमेशा की तरह, एलएमआर लास्ट मोमेंट रिवीजन, सारी चीजों को जो हमने पढ़ी है इतने 2-3 दिन के अंदर, उसको रिकॉल कराते हैं सुबह सुबह। 1-1.5 घंटे का लाइव सेशन होता है हमेशा, तो आपको आना है। ठीक है, और रिकॉर्ड बनाना है। ठीक है, चलिए। तो वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो वर्चुअल इमेज कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट, हमेशा याद रखना, वर्चुअल इमेज पूछा तो जब आपका F1 और O के बीच में जब पॉइंट रहता है तो मेरा वो वर्चुअल इमेज बनता है। इफ द कॉन्वेक्स लेंस इन द कॉन्वेक्स लेंस इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, इमेज क्या बनता है? ये आपको मैंने बताया था, एक कॉलम है आपके लेंस वाले चैप्टर में, उसको आप बाय हार्ट कर लेना। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पे प्लेस होता है तो इमेज कहां पे फॉर्म होता है? इमेज होता है F2 पे। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम डैश। जितने भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होते हैं वो कहां से मेजर किए जाते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। करेक्ट है। अ स्मॉल होल ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर इफ आइरिस इज कॉल्ड। तो यहां पे जो स्मॉल होल होता है ना चेंजिंग डायमीटर का, जो सेंटर ऑफ आइरिस पे होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व बोलते हैं कि कॉर्निया बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है दोस्तों प्यूपिल। याद रखना। ठीक है, क्या बोला जाता है? प्यूपिल। फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई द नियर पॉइंट इज एट, ऑब्वियसली जब नॉर्मल ह्यूमन आई की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा नियर जो पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। इसके लिए तो हम बोलते हैं ना कि 25 सेंटीमीटर के हिसाब से कम दिख रहा है कि ज्यादा दिख रहा है। द इमेज फॉर्म बाय डैश लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉल। जब भी इमेज आपका किससे बनता है, कौन से लेंस से बनता है? दैट इज आप लोग का बाय कॉन्वेक्स से बनता है, बाय कॉनकेव से बनता है, माफ करना, क्या किससे बनता है? बाय कॉनकेव से बनता है, तो वो वर्चुअल बनता है और स्मॉल बनता है। नेक्स्ट, इन ए रिलैक्स स्टेट द फोकल लेंथ ऑफ हेल्दी आइस, जो हेल्दी आइस का फोकल लेंथ होना चाहिए रिलैक्स स्टेट में, वो होना चाहिए हमेशा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए स्पेसिफिक ग्लास लेंस, देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि फॉर ए स्पेसिफिक ग्लास लेंस f इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन गिवन विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू हिम। तो यहां पे फोकल लेंथ दिया है 0.5, तो 1/0.5 इज नथिंग बट 1/1/2, यानी कि आंसर आ जाएगा 2। तो ऑप्शन में 2 दिख रहा है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। नेक्स्ट, इन मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस में ह्यूमन आई कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, कैन नॉट सी नियर बाय एज वेल एज, कैन सी नियर बाय एज वेल एज द डिस्टेंस। क्या आएगा बताओ भाई? मायोपिया की जब बात हो रही है तो नियर साइटेडनेस में नियर का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, तो कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछी जा सकती है बच्चा, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है कि नहीं बच्चा? चलो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना क्या बोल रहा है। कौन सा क्वेश्चन आएगा? 84th आएगा। ठीक है, 84th आएगा, ये वाला 83 तक हो गया, 84 आ गया। ध्यान देना, ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ डैश एंड इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है भाई? उसमें इलोंगेशन होता है आई बॉल का, तो ये करेक्ट आंसर है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस, ह्यूमन आई दूर का चीज देख सकता है लेकिन नजदीक का नहीं देख सकता, तो कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, कैन सी नियर ऑब्जेक्ट,
कैन नॉट सी नियर बाय एज वेल एज डिस्टेंस, कि कैन सी नियर बाय एज वेल एज। तो ऑप्शन नंबर ए कि कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, हाइपरमेट्रोपिया में दूर का चीजें देख पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइफोकल लेंस इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट डायरेक्ट। बाइफोकल लेंस की जब भी बात आएगी प्रेस बायोपिया याद रख लेना, प्रेस बायोपिया, बाइफोकल लेंस प्रेस बायोपिया। डैश टाइम्स लार्जर इमेज कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 20 गुना ज्यादा वो एनलार्ज करके दे सकता है उसको, याद रखना। डैश इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस विद स्मॉल फोकल लेंथ। तो इसमें से क्या आएगा कि कौन सा ऐसा चीज है जो दो कॉन्वेक्स लेंस का और स्मॉल फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन है। तो इसका आंसर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दिस विल बी माय आंसर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, समझ में आ गया? ओके है, आगे बढ़ जाते हैं, चलो फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर नंबर 8 से शुरू है। ब्रॉन्ज किसका एलॉय है? ब्रॉन्ज क्या होता है भाई? जो आपका ब्रॉन्ज मेडल मिलता है ना, कांस्य पदक जिसको बोलते हैं, तो यहां पे वो किसका कॉम्बिनेशन होता है? कॉपर और टिन का होता है, कॉपर और जिंक का होता है, कॉपर और आयरन का होता है, आयरन एंड निकेल का होता है। तो कॉपर एंड टिन विल बी माय करेक्ट आंसर। डैश इज एन अलॉय मेड फ्रॉम आयरन निकेल एंड क्रोमियम। आयरन निकेल एंड क्रोमियम की जब भी बात आएगी तो स्टेनलेस स्टील को याद कर लेना। नेक्स्ट है डैश इज ए बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड भाई सीधी सी बात है, इसमें से क्या हो जाएगा? देखो यहां पे ध्यान दो, क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा कि क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड है। इन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना डैश इज यूज एज ए कैथोड। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या था? एल्यूमिनियम था, प्लैटिनम था, ग्राफाइट था, सल्फर था। तो क्या था उसमें? कैथोड के तौर पे क्या इस्तेमाल हो रहा था? तो उसमें ग्राफाइट का इस्तेमाल हो रहा था, अगर आपको याद होगा। आयरन क्या है? मोर रिएक्टिव जिंक से, मोर रिएक्टिव एल्यूमिनियम से है, लेस रिएक्टिव कॉपर से, लेस रिएक्टिव एल्यूमिनियम से। तो इसका जो सही जवाब है वो है लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव भाई, तो लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, बाकी सबसे वो ज्यादा है। कॉपर, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम एलिमेंट्स, इसको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से अरेंज करें तो क्या आ जाएगा? बताओ मुझे। तो यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? ठीक है, बताओ मुझे। इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। बताओ मुझे क्या आ जाएगा, बताओ। ठीक है, दैट इज क्या आ जाएगा? सबसे पहले कॉपर आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आयरन आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद जिंक और फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, कोई बात, ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, 95 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। ध्यान देना, क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीनिश लेयर ऑन ब्रास ड्यू टू करोजन। ठीक है, जो ब्रास के ऊपर ग्रीन कलर का जो लेयर आ जाता है ना, तो कौन सा ऐसा मेथड है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? मतलब इन शॉर्ट ब्रास का हम लोग करोजन कैसे बचा सकते हैं, कौन से मेथड से हम लोग बचा सकते हैं? तो इसका सही जवाब है बच्चा टिनिंग करके, लेयर ऑफ टिन इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? टिनिंग करेंगे। तो इसका सही जवाब है टिनिंग। क्या हो रहा है? हाँ, आ गया टिनिंग। तो इन विल्फली टेबल मेथड, जो आपका मेथड ऑफ सेपरेशन है ना, सेपरेशन पार्टिकल ऑफ गैंगवे डैश मेथड इज यूज। तो यहां पे अगर विल्फली मेथड की बात होती है, कभी भी याद रखना, तो यहां पे ग्रेविटेशन का ही इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये चीज होती है। ठीक है ना, तो ग्रेविटेशन मेथड याद रखना। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक क्या है? एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो इसका आ जाएगा आंसर एम्फोटेरिक। एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। 98 क्वेश्चन, एक सेकेंड, थोड़ा सा वेट कर लो गाइस। चलो, कहां तक पहुंचे थे हम लोग? ये वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, एम्फोटेरिक 98 क्वेश्चन यहां से आ गया है। चलो अब 98 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है? एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज डैश एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर 13 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 283 हो जाएगा। तो 13 यहां लिखा है, 13 यहां लिखा है, ये हमारा आंसर है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिंक ब्लेंड, जो जिंक ब्लेंड होता है उसका फॉर्मूला जो होता है वो जिंक सल्फाइड होता है, ZnS। एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट इज डन बाय डैश एंड डैश मेथड। जो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उसका एक्सट्रैक्शन होता है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से, ये भी याद रखना आपको। फिर करोजन ऑफ सिल्वर होता है, कौसे से ब्लैक लेयर। ठीक है, वो क्या होता है? सिल्वर नाइट्राइट होता है, सिल्वर ऑक्साइड होता है, सिल्वर सल्फाइड होता है, या फिर सिल्वर कार्बोनेट होता है। तो वो होता है दोस्तों सिल्वर सल्फाइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 क्वेश्चन आ गया। तो टू प्रिवेंट द करोजन ऑफ आयरन एंड स्टील, आयरन और स्टील के करोजन को बचाने के लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? तो भाई हर बार आपको मैंने बताया हुआ है कि इसमें हम लोग करते हैं गैल्वेनाइजिंग। ठीक है, जिंक का एक कोटिंग किया जाता है ना, गैल्वेनाइजिंग मेथड। इन प्रिपरेशन ऑफ एक्वा रेजिना, ठीक है, एक्वा रेजिया माफ करना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश आर यूज। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ एक्वा रेजिया में आप लोग को यूज किया जाता है नाइट्रिक एसिड। तो करेक्ट आंसर इज नाइट्रिक एसिड। द साउंड ऑफ वन मेटल कोलाइडिंग विद अनदर मेक्स ए नॉइज, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डैश। क्या आएगा इसका? सोनोरिटी आएगा। सभी लोग जानते हैं ये प्रॉपर्टी को, 10
ठीक है, कौन सा ऐसा साउंड होता है, कभी भी मेटल जब क्या बोलते हैं उसको, कोलाइड होता है, किसी भी चीज से टकराता है, तो वो जो साउंड होता है उसको बोलते हैं सोनोरिटी प्रॉपर्टी। डैश एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे इसमें से ऐसा क्या है जो हमेशा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, बताओ मुझे क्या आएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है, ब्रोमीन आ जाएगा, बताओ सही जवाब ब्रोमीन। आयोनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। डैश इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हीट अच्छे से पास करता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता, क्या ग्राफाइट हीट पास करता है, नहीं। डायमंड हीट पास करता है, कोयला हीट पास करता है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, आंसर जो आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कोल, ठीक है, समझ में आ रहा है, इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक है, कोल भी ले सकते हो, डायमंड भी ले सकते हो, ठीक है, हीट का, ठीक है, डायमंड एक टाइम पे नहीं आएगा, कोल ज्यादा है आंसर अच्छा, ठीक है, चलो। डैश इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे कम रिएक्ट करने वाला कौन सा मेटल आएगा भाई, गोल्ड आएगा, सबको पता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ा होगा, तो गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट है डैश फ्रॉम ए ग्रीन कलर इन वाटर, क्या फॉर्म करता है ग्रीन कलर, तो भाई कॉपर सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट, बताओ इसमें से दो ही में से आंसर आएगा, तो भाई सबको पता है आयरन सल्फेट या फिर FeSO4, ठीक है। टिन इज ए अलॉय, किसका है, टिन किसका एलॉय है, बताओ मुझे, नाम से पता चलना चाहिए कि टिन एक ऐसा एलॉय है जो कि किसका है, बताओ फटाफट से, फटाफट से बताओ, बताओ आयरन का या फिर किसका, ठीक है। तो अभी अभी हमने देखा था कि टिन में क्या होता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, टिन क्या है बताओ, क्वेश्चन ही गड़बड़ है ना, टिन क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, तो टिन कोई एलॉय है क्या, नहीं भाई गलत आंसर है, याद रखना। विच ऑफ द मेटल्स इन एन एलॉय इज मर्क्यूरी, द एलॉय इज कॉल्ड डैश, ठीक है, जब कोई एक मेटल लिया जाता है एलॉय के अंदर और उसका मर्क्यूरी है तो उसको हम लोग अमलगम बोलते हैं, करेक्ट है, क्या बोलते हैं दोस्तों, अमलगम बोलते हैं, याद रखना, मर्क्यूरी का जब भी कोई एलॉय की बात हो रही है, ठीक है, अमलगम। द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी सेपरेटेड, मेटल्स को सेपरेट किया जा रहा है मिनरल से इकोनॉमिकली, उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं, ठीक है, जो मिनरल्स होता है, मिनरल के ओर्स होते हैं, उसमें से मेटल को सेपरेट किया, जैसे आयरन ओर। जनरली द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड आर फाउंड टू बी लेस देन डैश डिग्री, तो जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बन कंपाउंड का वो 300 डिग्री से कम होते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम में कितना होगा, 4 होगा, 2,4 होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो 4 हो जाएगा, सिंपल सी बात है भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, आखिरी चीज, कुछ आखिरी के 10-15 एग्जांपल है, फटाफट से देख लो, फिर ये हमारा खत्म हो जाएगा। चलो क्या बोल रहा है, द बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड, कौन सा बॉन्ड, जो 2 ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को डबल बॉन्ड बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ऑक्सीजन हमेशा फॉर्म करता है इस प्रकार से, यानी ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, याद रखना। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल मासेस ऑफ कार्बन कंपाउंड इज स्प्रेड ओवर ए रेंज ऑफ, जो मॉलिक्यूलर मास होता है कार्बन कंपाउंड का उसका रेंज क्या है, तो वो होता है हमेशा 10⁻² के फॉर्म में, याद रख लेना। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कभी भी डबल बॉन्ड आया तो उसको क्या बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं, अल्कीन बोलते हैं, अल्काइन बोलते हैं, अल्कीन बोलते हैं, याद रहेगा, अल्केन सिंगल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, अल्कीन डबल बॉन्ड, याद रहेगा। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हु स्ट्रक्चर कंटेन ए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उसको बोलते हैं अल्काइन, याद रहेगा। द फिनोमिनन इन विच द कंपाउंड हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद है कि नहीं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग रहेगा, आइसोमेरिज्म बोलते हैं, सब कुछ पढ़ाया हुआ है दोस्तों। चलते हैं 120th क्वेश्चन पे, ठीक है, चलो क्या है ये 120th क्वेश्चन, फॉर्म द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन डैश इज द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक कौन सा होता है, बेंजीन, जो आपका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, तो बेंजीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट है बच्चा। आगे बढ़ जाओ, while going in a increasing order of the length there is a rise in the molecular mass of the members by डेल्टॉन, 14 डेल्टॉन इसका आंसर हो जाएगा, इसको याद रख लेना, ठीक है, 14 डेल्टॉन। नेक्स्ट, द जनरल फार्मूला ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्काइन, याद रखना, अल्काइन देखो, अल्केन जो होता है इसको मैं पढ़ा देता हूं आपको, अल्केन होता है, एक होता है अल्कीन और एक होता है अल्काइन, तो अल्केन का जो होता है वो होता है CnH2n+2, ये होता है CnH2n, और ये अल्काइन का जो होता है वो होता है CnH2n-2, तो इसका आंसर रहेगा -2, CnH2n-2, ऑप्शन नंबर सी। इसकी बात हो रही है, अल्काइंस की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आपके घर में खाना बनता है सिलेंडर, उसमें सबसे ज्यादा कंबस्टिबल कंपोनेंट्स क्या होता है, तो उसमें होता है दोस्तों प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन, ये सब चीजें होती है, तो प्रोपेन याद रखना। एट रूम टेम्परेचर इथेनॉल इज डैश, रूम टेम्परेचर पे इथेनॉल क्या होता है भाई, लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, गैस होता है, क्या होता है, तो अगर हम बात करेंगे, ठीक है, वो लिक्विड होता है, ठीक है,
लिक्विड होता है। जनरली डैश इज कॉल्ड स्पिरिट, स्पिरिट मतलब अल्कोहल एक तरीके से बोल सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं, याद रखना। कंपनीज में भी इथेनॉल का इस्तेमाल होता है क्लीनिंग पर्पस के लिए, और जो आपका अल्कोहल बनता है, जो लोग दारू पीते हैं, कंज्यूम करते हैं ना, उनको पता होगा कि जो बेसिक चीजें ली जाती है वो है इथेनॉल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल, जिसमें अलग अलग फ्लेवरिंग एजेंट एंड बहुत सारी चीज मिलाते हैं तो वो दारू बन जाता है, तो इथेनॉल। नेक्स्ट, ड्यू टू द डैश वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड वाइड इवेंट सिटिंग एट होम। किससे कर सकते हो आप भाई, अब पूरी दुनिया में क्या हो रहा है वो घर बैठे बैठे किससे पता चल सकता है आपको, इंटरनेट से पता चल सकता है, ठीक है। और इंटरनेट किससे चलता है, सैटेलाइट से। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत बेसिक तौर पे ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ जाते, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन बच गए, फटाफट से देख लेते हैं, खत्म हो जाएगा। चलो क्या बोल रहा है, द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, पहला पर्सन मून के ऊपर, भाई बच्चा बच्चा बताएगा इसका आंसर। पहला पर्सन कौन था, नील आर्मस्ट्रांग था, ठीक है। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि सोवियत यूनियन ने भेजा था 1957 के अंदर, तो वो कौन सा था बच्चा, रशिया की जब भी बात आ जाएगी, सोवियत यूनियन क्या होता है, सोवियत यूनियन मतलब रशिया, स्पुतनिक याद रख लेना, इसी नाम पे उन्होंने एक वैक्सीन भी बनाया था। इफ ए स्पेसक्राफ्ट इज टू बी सेंट टू ट्रैवल टू आउटर स्पेस इट मस्ट बी हैव मिनिमम वेलोसिटी ऑफ डैश। भाई कोई भी एस्केप वेलोसिटी अगर आपको याद होगा तो एस्केप वेलोसिटी मतलब एक ऐसा स्पीड जो वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स को भी पार करके चला जाए, तो वो कौन सा स्पीड था, वो था हमारा एस्केप वेलोसिटी। तो इसमें से एस्केप वेलोसिटी का आपको अगर आंसर याद होगा तो वो था 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड का वैल्यू याद रख लेना, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इज द एस्केप वेलोसिटी का स्पीड। और यही एक ऐसा स्पीड है जिससे अगर कोई ऑब्जेक्ट जाता है इतनी स्पीड से तो वो अर्थ के बाहर ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करके इजीली जा सकता है। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, उन्होंने एक छोटा सा स्मॉल सैटेलाइट सेंड किया था, तो वो कौन सा था, तो आपको याद होगा उसका नाम था स्वयं, स्वयं करके एक सैटेलाइट था, वो उसको उन्होंने भेजा था, ठीक है। और एक आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है, फटाफट से देखेंगे। द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू द यूएस, सॉरी माफ करना, टू अस, इसमें से सबसे नजदीक में क्या है हमारे लिए, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो सबसे हमारे नजदीक में है, तो हमसे सबसे नजदीक क्या मार्स है कि सैटर्न है कि मर्क्यूरी है कि मून है, भाई हमारे लिए चंदा मामा, हमारे लिए जो मून है वो हमारे से सबसे नजदीक है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। और इसी के साथ आप देख सकते हो 131 एमसीक्यूज हमने आज आपको एक तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाए हैं, और उम्मीद करता हूं कि सारे एमसीक्यूज आपको फिट हो गए होंगे। तो इसमें से बहुत सारी चीज बन सकते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम पूछा गया था ये वाला, ठीक है, स्वयं वाला, पुणे में कौन से स्टूडेंट्स ने कितना बनाया, स्वयं बनाया था, ये मैंने बताया था। तो ऐसे बहुत सारी चीज हो सकते हैं रिपीट हो जाए, और नहीं भी होंगे तो आपको सारे कंसेप्ट अभी समझ में आ गए होंगे। इतने चीजें आपने अगर कंसेप्ट के हिसाब से पढ़े हैं तो आप आंसर आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो बस इसी के साथ ये वीडियो को एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। तो ये था, समझ लो, साइंस 1 के लिए मेरा आखिरी सलाम आपके लिए, आखिरी वीडियो। लेकिन इसी प्रकार आप लोग सपोर्ट करते रहोगे तो डेफिनेटली साइंस 2 में तो मुलाकात होगी, लेकिन साथ साथ में एसएसटी जो सब्जेक्ट है आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, उनमें भी मुलाकात होगी। और आपके लिए ऐसे ही हम पढ़ाते रहेंगे, ऐसे ही हार्डवर्क करते रहेंगे। बस मुझे बदले में आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, जो कि आप देते रहोगे। मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करोगे और मुझे सपोर्ट भी करते रहोगे, ठीक है बच्चा। तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्कोरिंग गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।